कि राह में है इतने रोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, हारते गधों से घोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और शेर अर्ज करता हूं कि स्कूल से कॉलेज तक हर क्लास के टॉपर थे जो, कि स्कूल से कॉलेज तक हर क्लास के टॉपर थे जो, आज वो तलते पकोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, आज वो तलते पकोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। भाई वाह वाह, एक बार बाबूजी के लिए तालियां बजा दीजिए। नहीं बाबूजी, आपकी ऊर्जा को मैं सैल्यूट करता हूं। चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं बाबूजी, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और जवानी में सितम कितने किया होंगे जरा सोचो, कि जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडों से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। और जगह आप कहीं पर भी चले जाओ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होता जाता है, परंतु ये हरियाणा है दोस्तों, यहाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी और भी रंगीन हो जाता है। तो बाबूजी आपकी ऊर्जा को मैं सैल्यूट करता हूँ। और भाई बता रहा था, पुलिस का जिक्र कर रहा था, वो पुलिस वाले भाई साहब मिल गए, उनकी घरवाली थानेदार बन गई। भाई साहब मैं पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। 100 नंबर घुमाओ तुरंत आ जाएंगे, और 100 रुपये दो तुरंत चले भी जाएंगे। और ये बात मैं सही बता रहा हूँ, हरियाणा पुलिस की नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। फरीदाबाद रहता हूँ, दिल्ली मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मुझे अभी वापस घर भी जाना है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो मेरे घर वापस पहुँचने में दिक्कतें पैदा करे। मैं भाई साहब बाबूजी, मैं एक बार घर से चला, हेलमेट पहनना भूल गया, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करते ही दिल्ली पुलिस का नाका लगा हुआ, वहीं पर मेरे को पकड़ लिया, बोला भाई आजा साइड में चलान कटेगा। मैं बाबूजी गलती होगी, बोला गलती होगी तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं देख लो जी कुछ रिक्वेस्ट, तो बोला अच्छा चल 500 रुपए दे। मैंने अपना पर्स निकाला, मैं जी ये देख लो 20 का एक नोट पड़ा, ले तो ले लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। उसने कहा चल यार दे 20 रुपए दे, देखी जाएगी। मैं कि बाबूजी चला तो जाऊंगा मैं, पर आगे जाना है मुझे बहुत दूर, और फिर वापस भी जाना है, हेलमेट खरीदने के भी पैसे नहीं है, आगे किसी ने फिर पकड़ लिया तो फिर क्या करूंगा। तो बोले एक काम करियो, कोई और दोबारा पकड़ ले तो उसको चुपचाप बोल दियो पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। मैं आगे गया, कुदरती आश्रम चौक पर फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोला भाई आजा चालान कटेगा। मैं डरता डरता बोला उनसे, मैं भाई साहब पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। मैं कि यार ये तो अपने हाथ में पासवर्ड लग गया, मैं अब क्यों किसी के बाप से डरूं। अगले दिन मैं हेलमेट जान करके नहीं पहन के गया, यार जब अपने पास पासवर्ड है तो मुझे डरने की जरूरत क्या है। अगले दिन फिर मुझे बदरपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया, मैंने भी छाती 56 इंच फुला करके कहा पेप्सी। बोला कहाँ पेप्सी लिए घूम रहा है, आज लिम्का चल रही है। तो इस तरह की घटनाएं भी हो जाती है, परंतु दोस्तों ये सिर्फ मैंने आप लोगों तक पहुंचने के लिए, आप लोगों से दोबारा कनेक्ट होने के लिए कही थी। जो माहौल, जो तारतम्यता टूट रही थी उसके लिए कही थी। मैं दिल से वर्दी वालों का बहुत सम्मान करता हूं, और चाहे वो पुलिस की वर्दी में यहाँ पर हमारे शहर, हमारे गाँवों में हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, या फौजी की वर्दी में उधर सरहद पर हमारे मुल्क की हिफाजत में खड़े रहते हैं। और मैं देखना चाहता हूं इस अग्रवाल समाज में कौन वर्दी वालों की कितनी इज्जत करता है, कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है,
कि रहे अडिग सीना ताने, सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है, विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है, 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है, सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है, बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। दुश्मन की औकात नहीं, दुश्मन की औकात नहीं, अपनों से मरती वर्दी है। तो इस बार इसको कवि सम्मेलन की जो अभी तक तालियां आनी चाहिए थी वो तालियां अभी तक आई नहीं है। चाहे भाई ये हूँ करके इसने पूरा आंगा लगा लिया, परंतु वो तालियां अभी नहीं बजी। हाँ, वो मेरे को याद आता है, वो एक आदमी था अपना हरियाणा का ही, उसको बहुत फेंकने की आदत थी, लंबी लंबी फेंकता था। तो अपने ससुराल जा रहा था तो उसका दोस्त बोला भाई ज्यादा मत फेंकियो, ससुराल का मामला, तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। बोला अच्छा फिर यार मेरी आदत है मैं क्या करूं? बोला जब मैं हूं करूं ना तो समझ लियो कि ज्यादा फेंक रहा, वहीं रुक जाइयो। बोला ठीक है जी। वहां गया जी ससुराल में, बात चल पड़ी। बोला अरे दामाद साहब लेट कैसे हो गए? बोला अरे लेट क्या हो गए, रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दे गया हमको हमारी गाड़ी के आगे। बोला कितना लंबा सांप? बोला जी कम से कम 150 फुट का सांप। तो उसका दोस्त बोला तो बोला हाँ 150 का नहीं, फिर थोड़ा नजदीक जा करके देखा तो 75 फीट का तो था ही। फिर वो बोला फिर बोला अच्छा, फिर मैंने बिल्कुल नजदीक चला गया, फिर मैंने जाकर के देखा कि कम से कम 40 फुट का सांप था। फिर बोला बोला फिर मैंने फीता मंगवा लिया, फिर फीते से नाप लिया, 20 फुट का तो था ही वो सांप। वो फिर बोला बोला भाई किसी के खांसी हो तो उसका इलाज करवाए, मैंने फीते से नाप लिया, इससे कम नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, क्यों इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कई कवि सम्मेलनों में तो भाई साहब कवि लोग बद्दुआ दे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जा करके बजानी पड़ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा मैं आपको, ताली बजाओ तुम्हारी मर्जी, ना बजाओ तुम्हारी मर्जी। सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि क्यों कवियों को आप लोगों की तालियों की जरूरत होती है, कि जिस तरह से सपेरे को बीन की जलोटा को जसलीन की, आए क्या बात जिस तरह से सपेरे को बीन की जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पर लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कभी ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घरवाली। हाँ देखो आया मजा, आया ना भाजी, आया मजा? करने से होता है। पर मैं बता दूं आपको भाई साहब, मजा आदमी को अपनी गारंटी पर लेना चाहिए, किसी की रीस नहीं करनी चाहिए। वो एक हवाई जहाज में बंदर और तोता जा रहे थे, तोते ने अचानक घंटी बजा दी, एयर होस्टेस आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। बंदर को लगा यार ये बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की, बंदर ने भी घंटी बजा दी, एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो बंदर बोला मैं तो मजे ले रहा था। चली गई बेचारी। अब उनको तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए, कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए, दोनों कहते मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस हो गई परेशान, तुरंत गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को भी आ गया गुस्सा, बोला दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे उनको नीचे फेंकने लगे, तोते ने बंदर से सवाल किया, बोले उड़ना आता है? बोला नहीं। तो बोला फिर क्यों मजे ले रहा था? वाह वाह वाह। कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता। और भाई साहब हम तो हरियाणा वाले हैं,
बेबसी में भी मजा लेना जानते हैं और बेरुखी में भी मजा लेना जानते हैं। 90 के दशक की बात है, जितने पुराने लोग बैठे उनको याद होगा, हरियाणा में बाढ़ आ गई थी। हमारे महेंद्रगढ़ के पास का एक गांव बिल्कुल डूबने के कगार पर आ गया बाबूजी। उसको बचाने के लिए सेना की मदद मांगी गई, सेना से हेलीकॉप्टर बुलाए गए गांव वालों को सुरक्षित निकालने के लिए। 4 घंटे तक लगातार बचाव अभियान चलता रहा। थक हार कर कमांडर ने सरपंच को बुलाया, बोला भाई साहब हमारे जानकारी के हिसाब से आपके गांव में 500 लोग हैं, 1500 निकाल चुके हैं, 500 अभी भी बचे हुए हैं, गड़बड़ कहां हो रही है? बोला 500 लोग बताए, 1500 निकाल दिए, 500 अभी भी बचे हुए हैं। सरपंच हाथ जोड़कर बोला बाबूजी ये गांव के गरीब भोले भाले आदमी हैं, ये रिक्शा में, टांगे में, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में सवारी करते हैं, आज तक इन्होंने कार की शक्ल नहीं देखी और आप तो इनको हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हो, जहां छोड़ कर आते हो तैर कर फिर आ जाते हैं। भाई वाह वाह, क्या बात है हरियाणा वालों। और बोला भगवान झूठ ना बुलवाए, 2 बार तो मैं भी आ चुका हूं कि बेरुखी में मजा नहीं आता, बेबसी में मजा नहीं आता, और जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता। कि जब तलक मार पड़ नहीं जाती आशिकी में मजा नहीं आता। इसी तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है भाई साहब सब जगह। हो कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं और मामला कुछ और निकल रहा है कि राह में है कितने रोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। सीआईडी एक सीरियल आता था कई सालों से, उसमें एक एसीपी प्रद्युमन का कैरेक्टर था, उसका एक डायलॉग बहुत प्रचलित था, जो लोग देखते होंगे टीवी उनको पता होगा। वो बार बार करता रहता था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कि राह में है कितने रोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, हारते गधों से घोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। कि बात कोई अच्छी मंच से की जाए तो उस पर भी उतना ही आशीर्वाद देना जो किसी जुमले पर या लतीफे पर आप ठाकों के रूप में मंच तक पहुंचाते हो अपनी प्रतिक्रिया। कि राह में है इतने रोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, हारते गधों से घोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और शेर अर्ज करता हूं कि स्कूल से कॉलेज तक हर क्लास के टॉपर थे जो, कि स्कूल से कॉलेज तक हर क्लास के टॉपर थे जो, आज वो तलते पकोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, आज वो तलते पकोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और जब कभी बीवी अचानक पेश आती प्यार से, तो आदमी समझ जाता कि आज मामला कुछ ना कुछ सेट होने वाला है। इतने प्यार से तो कभी नहीं बोली है कि जब कभी बीवी अचानक पेश आती प्यार से, पेट में उठते मरोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, पेट में उठते मरोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और 5 सालों तक हमें पूछा नहीं जिसने कभी, कि 5 सालों तक हमें पूछा नहीं जिसने कभी, वो खड़ाब हाथ जोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या बात है, वो खड़ाब हाथ जोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और कोरोना काल को याद कीजिएगा, जिन लोगों का हमने कर्मवीर योद्धा कहकर के सम्मान किया, उन लोगों ने हमारी मजबूरियों का क्या फायदा उठाया, तब कहना चाहता हूं। और बात लगे कि इस मंच से यह सच्ची बात कही जा सकती है, तो पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूं कि 5 सालों तक हमें पूछा नहीं जिसने कभी, वो खड़ा अब हाथ जोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और जख्मों पर मरहम लगाने का जिन्हें ठेका मिला, कि जख्मों पर मरहम लगाने का जिन्हें ठेका मिला, हाथ में थे उनके कोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाथ में थे उनके कोड़े, कुछ तो गड़बड़ है दया। और दोस्तों ये कोरोना काल के कारण बाकी सब जगह नहीं, मंचों पर भी बहुत गड़बड़ हुई। 2 साल से बैठे हुए थे हम सभी कवि लोग घर, अब दोबारा से कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या, एक तो 2 साल से पहले क्या पढ़ा करते थे, क्या सुनाया करते थे, सब कुछ भूल भाल गए। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। मेरे को तो याद है लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है। वहां पर एक देश का बड़ा कवि
माइक पर आया और आते ही पहली पंक्ति सुनाने के बाद ही कविता भूल गया। और एक बात और बता दूं, जो कवि बीच में भूल जाए तो समझ लेना ओरिजिनल कवि है, क्योंकि अपनी कविता सुना रहा है। क्योंकि जो दूसरे की रट्टा मार करके आएगा एक फ्लो में सुना जाएगा, तो जो भूल जाए समझ लो असली कवि है। तो वो ओज का कवि आया, बहुत बड़ा राष्ट्रीय कवि, 30-35 सालों से मंच पर उसका नाम था। वो आया और कुदरती पहली पंक्ति के बाद ही कविता भूल गया। अब क्या नजारा पेश आया, उसने आकर के पढ़ना शुरू किया। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता, भूल गया। हो गए कुत्ते फेल। फिर से उसने दिमाग पर जोर दिया। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता। पर्ची गायब है भैया। और कुदरती वो वाली जो कविता थी वो पर्ची भी रहेगी घर। फिर से उसने हिम्मत की, पर पब्लिक सारी शांत, क्यों किसी को यकीन नहीं कि भाई इतना बड़ा कवि कविता भूल सकता है। वो लगे कि कुछ ना कुछ तो इसमें सस्पेंस है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कवि। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता। पीछे से संचालक बोला, जल्दी पढ़ो नहीं तो पब्लिक मारेगी कुत्ते की तरह ही। तो उसको लगा कि कुछ करना चाहिए। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। क्या बात है। जबरदस्ती एक पंक्ति जोड़ दी, पर उसको याद नहीं आ रही। अब पट्टे को कविता याद नहीं आ रही और कुत्ते पर कुत्ते चढ़ाए जा रहा है। बोला, चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 फिर एक कुत्ता। हाय हाय। पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, सब शांत। तभी पीछे से एक श्रोता उठा, बोला, भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो उसके बगल में एक बैठा था, उसने मारी उसके कोणी। बोला, किस बात की बहुत बढ़िया, वाह वाह, फालतू की वाह वाह कर रहा है, कुछ समझ में आई क्या कह रहा है, ये फालतू की बकवास करे जा रहा है। बोला, बकवास बकवास कुछ नहीं, तू ये देख 23 कुत्ते चढ़ा चुका है, गिर एक भी नहीं रहा। क्या कमाल का बैलेंस बना रखा है भाई, वाह, कमाल कमाल भैया। तो एक बार आप भी तालियों से मेरा बैलेंस बना दीजिए। 4 बुड्ढे। और यहाँ पर मुझे लगता है पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, तो तमाम पत्रकारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। उधर आजकल जागरण वाले, दैनिक भास्कर वाले हुए, और ये पत्रकार ही इसके आयोजन समिति के भी सदस्य हैं। आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। और आजकल तो भाई साहब डिजिटल युग आ चुका है, तुरंत खबर छप जाती है। यहाँ पर मोबाइल से इसका लाइव प्रसारण हो रहा होगा किसी टीवी चैनल पर, तुरंत व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू खबर पहुँच जाएगी मुख्यालय में, वहाँ से तुरंत वेबसाइट पर छप जाएगी, सुबह सुबह अखबार में छप जाएगी, सब कुछ तुरंत काम हो रहा है। परंतु आज से 15, 20, 30 साल पहले की सोचिए, जब घटनाएं घटती थी 2-2 दिन बाद अखबारों में आती थी, ऐसा भी दौर था। परंतु आजकल तो क्या है कि घटना घटी, खबर छपी, और कई बार तो बाबूजी खबर पहले छप जाती है, घटना बाद में घटती है। ऐसा भी हो सकता है। वो मुझे याद आता है, एक जंगल में एक शेर सो रहा था पेड़ के नीचे, ऊपर पेड़ के ऊपर बंदर बंदरिया आपस में खेल कर रहे। तो वहां पर बंदरिया ने बंदर से कहा कि एक काम कर, शेर की पूंछ मरोड़ दे। बंदर बोला, पागल, मरवाने वाले काम कर रही है। बोला, नहीं नहीं कर दे तू, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी, मैं हूं ना। और बंदरी के उसमें आ गया और जाकर के शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने एकदम से लगाई धाड़, बंदर बेचारा डर के भागा आगे, शेर उसके पीछे पीछे, बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। बंदर भागता भागता पहुंच गया शहर में। शहर में भी कोहराम मच गया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर भी उसके पीछे पीछे। बाजार में भगदड़ मच गई, ग्राहक भाग गए, दुकानदार भाग गए, चारों तरफ सन्नाटा। बंदर आगे आगे भागे जा रहा, पीछे मुड़ के देखे शेर पीछा नहीं छोड़ रहा। बोला, यार आज अच्छा फंस गया बंदरिया के चक्कर में, अब कैसे जान छुड़ाई जाए। उसने देखा सामने एक काउंटर खाली, अनाज मंडी में पहुंच गया, वहां पर देखा काउंटर खाली है, जाकर के कुर्सी पे बैठ गया लाला जी की, अखबार कर लिया आगे। बंदर, वो शेर देख रहा है, यार अभी तो यहीं था, बंदर गया कहाँ जा रहा है, कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया बंदर। उसको देखा, यार एक लाला जी बैठे हुए हैं। बोले, लाला जी बंदर देखा क्या? बंदर अखबार के पीछे से बोला, जिसने शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने कहा, इसको कैसे पता चल गया? फिर दिमाग लगाया, अबे ये तो अखबार पढ़ रहा, खबर अखबार में भी आ गई है, यहाँ तो तेरी इज्जत दांव पे लग चुका, चल वापस। भाई वाह वाह, एक बार पूरा
मदन। ये हो जाती है घटनाएं भाई साहब। वो कई बार प्रिंटिंग में गलती हो जाती है। वो एक खबर छपनी थी कि नेताजी आज अजमेर गए हैं। खबर छपनी थी नेताजी अजमेर गए हैं, थोड़ी सी मात्राओं का हेरफेर हो गया, खबर छप गई नेताजी आज मर गए हैं। अखबार वालों को गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उन्होंने खंडन प्रकाशित किया, बोले कल हमसे गलती से खबर छप गई थी, नेताजी मर गए हैं। आप सभी की जानकारी के लिए हम वे प्रकाशित करना चाहते हैं कि नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। इसका हमें बहुत बहुत खेद है। डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद, डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद एक बहुत बड़े झांसी में पत्रकार हैं और एक बहुत ही बेहतरीन रचनाकार और गजलकार भी हैं। मुझे उनका एक शेर याद आता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। परंतु जैन साहब से जितनी देर भी मैं मिला, जितनी देर इनसे बातें हुई, मुझे इस बात का तो एहसास हो गया है कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो पत्रकार हैं जो सच के साथ खड़ा होना जानते हैं। और उनका जो कहना है, जो यहाँ के पत्रकार हैं और जो कवि हैं, उनका जो कहना है कि घुमाकर बात हम कोई इशारों में नहीं कहते, कि घुमाकर बात हम कोई इशारों में नहीं कहते। बुरा बेशक लगे उनको, जो दिखता है वही कहते। और बिना भय लोभ के निष्पक्ष चलती लेखनी अपनी, गलत को हम गलत बोले, सही को ही सही कहते। गलत को हम गलत बोले, सही को ही सही कहते। और ये पंक्तियां इसलिए पढ़नी पड़ी कि कहीं मेरी पेमेंट कम ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। और भाई साहब, ये कुलदीप ब्रिजवासी राजस्थान भरतपुर से आया, आपको मैंने बताया। ये जैसे ही आया यहाँ पर, सुबह मिला मुझे फरीदाबाद में, भरतपुर से आ गया, बोला भाई साहब आपकी गाड़ी में ही चलेंगे। आते ही वहाँ पर मेरे घर पर पहुँचा, बोला मैं वीर भूमि राजस्थान से कुलदीप ब्रिजवासी यशदीप भैया को प्रणाम करता हूँ। मैं कि यार इतनी लंबी चौड़ी भूमि का वीर भूमि राजस्थान, तो मैंने कहा मैं वीर भूमि हरियाणा से यशदीप कौशिक अपने प्रिय अनुज कुलदीप ब्रिजवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बोले भाई साहब आपकी वीर भूमि कैसे? तो मैं कि तेरी वीर भूमि कैसे? बोले हमारे यहाँ तो महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। तो मैंने कि उसमें तेरा क्या योगदान था? भाई अगले को जहाँ प्लाट खाली मिला वहां पर कब्जा कर लिया, तू फालतू में चौड़ा हो रहा है। बोला नहीं भाई साहब सही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान में देखो बात पर जान दे देते हैं। मैं तू हरियाणा में आके देख, बिना बात पर जान दे देते हैं। वाह वाह, कहाँ हल्के में ले रहा है हरियाणा को तू? वो हमारे गांव की चौपाल में 4 ताऊ बैठे हुए आपस में हुक्का गुड़गुड़ा रहे और चर्चा चल रही वहां पर। बोले यार हरियाणा की तरक्की कैसे हो, सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया, क्या किया जाए? तो एक ताऊ बोला उनमें से, बोला यार एक तरीका है। बोला क्या ताऊ? बोला हरियाणा को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दो। बाकी तीनों हैरान, बोले यार ये क्या बेवकूफ़ी वाला तूने आइडिया दिया? बोला नहीं वाकई बढ़िया बात बता रहा हूँ। बोला कैसे? बोला जब हरियाणा एक अलग देश बन जाएगा तो फिर हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे यह होगा कि अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पर कर लेगा कब्जा, और जब अमेरिका अपना डेवलपमेंट करेगा हमारा अपने साथ में ही हो जाएगा। वाह वाह वाह। बोला यार दूसरा, बोला मैं ताऊ बहुत दूर की बात लाया तू तो। बोला यार फिर तो ना पासपोर्ट ना वीजा, और फिर तो हमारे सारे रुपये भी डॉलर ही बन जाएंगे, और फिर अंग्रेजी में बात करा करेंगे। चौथा तीसरा बोला फिर तो हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम भी आएगी। चौथा ताऊ चुप बैठा सिर झुकाए, हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहा और बोले ना। तो पहले वाला बोला रे नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल कुछ। नत्थू बोला भाई मैं तो नू सोच रहा हूँ। बोला अगर हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो फिर अमेरिका का क्या होएगा? मैंने इसको बताया ना भाई, हरियाणा को अंडर एस्टिमेट मत कर। मैं बताता हूँ क्या होता है हरियाणा, कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। हरियाणा वालों को अंडर एस्टिमेट कर रहा है भाई साहब। ठीक है हरियाणा वालों की भाषा ही तू तड़ाक की है,
परंतु दिल में प्यार बसता है भाई साहब, बोली में मिठास बरसता है। वो दो जने आपस में बात कर रहे हो तो ऐसे लगता है झगड़ा हो रहा हो, परंतु बात वो प्यार मोहब्बत की कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपने बाप के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। इनके यहाँ राजस्थान में चले जाओ, शहर के आगे श्री लगा रखा। बताओ, वो एक हरियाणा की बारात चली गई राजस्थान में। अब वहाँ पर पंगत वाला सिस्टम था, नीचे बिठा करके जिमारे आगे पत्थर लगा रखी। वो एक आदमी आया जग लेकर के, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। ताऊ ने सोची यार कोई नई डिश आई है जी जल जी। बोला पहले यहीं को स्वाद ले, सारा बाकी सौदा छोड़। बोला ओ जल जी उरे लिया तू। वो आया, जब पानी डाल के चला गया। ताऊ ने कहा यार पानी दे गया, सोचे चल बाद में लाएगा। थोड़ी देर बाद फिर वो आया जग लेके, जी जल जी, जी जल जी, जी जल जी। बोला ओ जल जी उरे आ तू। वो फिर आया, फिर पानी डाल गया, फिर जाने लगा। ताऊ बोला यार तू पानी डाल के जा रहा है, जल जी लावा ना, के पानी पिलाने लग रहा है। बोला ताऊ यही है जल जी, जल माने पानी, जी जल जी। बोला अरे वाह रे मेरा मठा, जल जी के नाम पे कर रहे हैं धोखा और पिला रहे निरा पानी खोखा। ये होता है। और भाई साहब हमें तो अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। वो राजस्थान में कोई दामाद चला जाए तो बहुत उसकी खातिरदारी होती है। साड़ी साड़ा हेली, सास और उसकी सहेली सब इकट्ठी हो जाएंगी। लो जीजा जी लो थोड़ा सा और लो, यो सब्जी तो चखी नहीं आपने, यो रोटी और लो, यो चटनी और लो। और यहाँ हरियाणा में ठन ठन गोपाल, वो एक हरियाणा का दामाद चला गया वहां पर अपनी ससुराल में, तो उसकी सास बोली कुंवर साहब कैसे? बोला बस यहाँ से जा रहा था। बोला रोटी तो नहीं खाओगे शायद? बोला नहीं जी खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? बोला अच्छा अब तो हम तो सारा कर चुके काम धाम, चूल्हा चौका समेट दिया। बोला नहीं जी खाऊंगा। बोला अच्छा तो फिर बताओ कितनी रोटी खाओ, उतना ही चूर्ण गूंदूं फिर मैं। बोला जी 4 तो खा लूंगा। बोला थारी भाभी के हाथ की 4 रोटी खा लोगे तुम? तो उसने सोची घनी मोटी बनाती होगी। बोला नहीं जी 3 तो खा ही लूंगा। बोला अच्छा 3 रोटी खा लोगे? बोला अच्छा जी इतनी मोटी बना हुआ है कि 2 तो खा ही लूंगा। बोला 2 रोटी सच्ची खा लोगे, झूठी तो नहीं छोड़ोगे आप? बोला अच्छा 1 तो खा ही लूंगा। फिर बोली एक रोटी के पीछे के तवा चढ़ाना, सो जा चुपचाप। ये कहानी है हरियाणा में। वो फिर पहुंच गया 2-4 महीने बाद अपनी ससुराल। वो समझ गया था भाई यहाँ तो जबरदस्ती का ही सौदा है, घुसना पड़ेगा अंदर। वो बोली इसकी सासू रोटी खाओगे? बोले जो बनाओ ले आओ जी, कुछ और मेहनत करने की जरूरत ना है। बोले जी 2 रोटी बची है और थोड़ी सी दाल बची है। बोले जी वही गर्म करके ले आओ, तुम भूखा मरण से तो अच्छा यही खा लूँ मैं। वो 2 रोटी गर्म करके ले आई, दाल ला के धर दी। उसने 1 रोटी वापस दे दी। बोली दामाद जी रोटी वापस क्यों दे दी? बोले फिर बाद में आप यूं करिए दामाद जी 1 और लो, 1 और लो, 1 मेरा कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। वो एक कॉलेज में एक लड़की को सारे चिढ़ाया करते थे लड़के, बुआ जी कह करके। वो लड़की होगी परेशान, वो चली गई सीधी प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर के। प्रिंसिपल ने सारे लड़कों को इकट्ठा किया, ऐसा ही हॉल था। बोला भाई जो लड़का इसको बुआ जी कहते हैं सारे खड़े हो जाओ। सारे लड़के खड़े हो गए, एक बैठा रहा सिर झुकाए, ऐसा कुलदीप ब्रिजवासी जैसा। प्रिंसिपल खुश हो गया, बोला भाई चलो एक में तो संस्कार जिंदा है, बहुत अच्छे बेटा शाबाश। इन सारे लड़कों को बताओ तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते? बोला जी मैं इनका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और भाई साहब हरियाणा के ताऊ का भी कोई मुकाबला नहीं। बाबूजी बैठे हुए, आपको सैल्यूट करता हूं। हरियाणा का एक ताऊ और दिल्ली का वकील दोनों आपस में भिड़ गए 30,000 कोर्ट में। ताऊ बोला मैं घना श्याणा, वकील बोला मैं घना श्याणा। दोनों की आपस में बहस हो गई। वकील बोला ताऊ शर्त लगा ले फिर फैसला होगा, ऐसे फैसला नहीं होगा। ताऊ बोला भाई शर्त नहीं लगेगी, हमने जो कह दिया वही फाइनल है। बोला ताऊ तेरा फायदा है। बोला कैसे? बोला ताऊ तू मेरे से सवाल पूछियो। बोला अच्छा फिर? बोला अगर मैं जवाब दे दूं तो तू मुझे 5 रुपए इनाम दियो, और अगर ना जवाब दे पाऊं तो 100 रुपए जुर्माना दूंगा। और बोला फिर मैं तेरे से पूछूंगा और अगर तैने जवाब दे दिया तो मैं तुझे 100 रुपए इनाम दूंगा, और तू जवाब ना दे पाया तो 5 रुपए जुर्माना। ताऊ ने कह फायदे का सौदा कर ले। बोला ठीक है छोरे लाग गई सर। तो वकील बोला चलता हूं मैं पूछता हूं पहले। बोला पूछ। बोला 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी?
ताऊ बोला भाई धारा का नहीं पता, हमने तो भैंस के दूध की धार ही निकाली है। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, बताना पड़ेगा जवाब। बोला भाई नहीं पता, जुर्माना ले ले। ताऊ ने निकाला 5 का सिक्का, बोला भाई ले। अब ताऊ बोला भाई वकील मैं पूछूं? बोला जी पूछो। तो ताऊ बोला भाई वकील नू बता, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3-3 आंखें होती हैं और तीनों ही अलग रंग की होती हैं, एक काली, एक पीली, एक नीली। वकील की बुद्धि चकरा गई, अरे यो कौन सा पक्षी आ गया। बोला BA LLB कर ली, आज तक इस पक्षी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। वकील ने ताऊ की ओट करके फटाफट मोबाइल निकाल करके गूगल पे सर्च कर लिया। गूगल बाबा भी फेल हो गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3-3 आंखें होती हैं, एक काली, एक नीली, एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर और बोला ताऊ मैं हार गया। बोला दे जुर्माना। फिर वकील ने दिया 100 का नोट। ताऊ जैसे ही जेब में डालने लगा, वकील ने हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नू नहीं बनेगी बात, जवाब बता इसका। ताऊ ने दूसरी जेब से निकाला 5 का सिक्का। बोला ले भाई जवाब तो मैंने भी नहीं पता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस, जहां हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया, बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में यदि आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया है तो पूरे सदन की तालियां मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगले अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। बहुत बढ़िया। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। मैं देख रहा था भाई साहब लगातार कई देर से मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नुकसान कर रहे हैं, एक तो अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान करना इनने कुछ भी नहीं है बाबूजी। ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे फिर भेजेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, वो मेरा वीडियो देखेगी, मुझे फेसबुक पर सर्च करेगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। फालतू का। देखो बाबूजी कितने खुश हुए भाई वाह। नहीं, मुझे पता है बाबूजी फेसबुक के नाम पर क्यों खुश हुए। वो इनका पोता सारे दिन मोबाइल में लगा रहता, मोबाइल पर। इन्होंने कहा बेटे क्या करता रहता सारे दिन मोबाइल पर, तू ना पढ़ता है ना लिखता है, खेलता है कूदता है, पूरे दिन बैठा रहता है घर के कोने में मोबाइल पर लगा रहता है। बोला नहीं दद्दू आपको नहीं पता। बोला नहीं बता तो सही। बोला अच्छा दद्दू एक बात बताओ, 5वीं में जो आपके साथ पढ़ा करते थे साथी, अगर उनसे कोई आपकी बातचीत होती है? बोला ना रे कहाँ, सब रड़ लिया, अब कौन जाने किसी ने। बोला उनको ढूंढ दूं मैं। बोला कैसे ढूंढेगा? बोला मैं इस मोबाइल से ढूंढ दूंगा। बोला अच्छा कैसे? तो उन्होंने इनका बना दिया फेसबुक पे अकाउंट। उन्होंने बोला अच्छा बताओ 5वीं में कौन पढ़ता था? बोला जीतलाल पढ़ा करता। जीतलाल नाम से सर्च किया, 4-5 फोटो आ गई, उन्होंने दिखाया। बोला दद्दू पहचानो उनमें से? बोले यार यो लग रहा है, देख जरा इसको चेक कर। उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वहां से जीतलाल का भी पोता बैठा हुआ था, तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, दोनों के नंबर आदान प्रदान हुए। दद्दू खुश, पुराने दोस्तों से बातचीत हो गई। फिर रामलाल का भी पता चल गया, सोनलाल का भी पता चल गया, महादेव का भी पता चल गया। एक दिन दद्दू ने बुलाया अपना पोता। बोला अरे बेटा उरे आइए जरा। बोले यार 8वीं में एक इमरती पढ़ा करती थी हमारे साथ। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। अभी पूरा सुना लो फिर जवाब देना। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है,
इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम रहना, बुढ़ापे की निगाहों से बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। और देखो, मैंने आपको बताया पुलिस वालों की समस्या, सैनिकों की भी अपनी समस्या है भाई साहब। यहाँ पर हम अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ इस तरह होली दिवाली के त्यौहार मनाते हैं। आप उनकी सोचिए जो वहाँ पर सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं +50 डिग्री में तो कहीं -50 डिग्री में, मगर घर आने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिलती भाई साहब। कई साल हो जाते हैं घर वालों का मुंह देखे हुए। किस परिस्थिति में वो वहाँ पर जीते होंगे, उनकी कल्पना कीजिए आप। मेरे गाँव का था एक रामलाल फौजी, वो बहुत परेशान था छुट्टी की समस्या से। वो चला गया एक बार अपने कमांडर के पास, नया कमांडर आया था ट्रांसफर होकर के। वो पहुंच गया उनके पास, बोला सर छुट्टी चाहिए। बोला भाई किस बात की छुट्टी? बोला जी घर से टेलीग्राम आया, मेरी मां मर गई। अब भाई इस बात के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। बोला भाई ठीक है, जाओ छुट्टी पे तुम। वो अपने चला गया छुट्टी पर। 3 महीने बाद फिर पहुंच गया रामलाल नए कमांडर के पास। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की? बोला जी घर से टेलीग्राम आया है, मेरा बाप मर गया। अच्छा भाई जाओ तुम छुट्टी। 4 महीने बाद फिर पहुंच गया रामलाल। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला भाई अब किस बात की छुट्टी? बोला मेरी माँ मर गई। बोले यार इसकी माँ तो पहले भी मरी थी 5-6 महीने पहले। उन्होंने उसकी फाइल मंगवा ली। बोला अरे यार ये तो हर चौथे महीने कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया, कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया। बोले यार बड़ा जलील आदमी है, तो छुट्टी के पीछे अपने माँ बाप को मार देता है। बोला जलील आदमी कुछ नहीं भाई साहब, आप मेरी परेशानी समझो। बोला तेरी क्या परेशानी है? बोला जी मैं सही बात बताता हूँ। बोला सबसे पहले मरी थी मेरी माँ, फिर मेरे बाप ने कर ली दूसरी शादी, वो ले आया नई माँ, फिर मेरा बाप मर गया, फिर जो नई माँ आई थी उसने फिर शादी कर ली, वो नया बाप ले आई, फिर माँ मर गई, फिर जो नया बाप आया था फिर उसने फिर शादी कर ली। बोले एक तो एक्सपायरी डेट का तो प्रोडक्ट लाते हैं, हर तीसरे महीने मुझे इनका काज करना पड़ता है, सारी तनख्वाह तो इसी में चली जाती है। बोला आप कह रहे हो जलील आदमी है, धमका के भगा दी। बोले चल भाग यहाँ से, तू यार फालतू का आदमी है। 4 दिन बाद फिर रामलाल को तो छुट्टी चाहिए, वो फिर पहुंच गया। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी बात भरने जाना है। बोला नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बोला फिर बात तुम भर आई हो। बोला यार तू बकवास कर रहा है। बोला नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, बात भरने जा रहा है। तो साहब ने सोचे ले थोड़े इसके मजे लिए जाएं। बोला अच्छा चल एक सवाल का जवाब दे दे, तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बोला जी पूछो। तो बोला ये बता बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? उस समय फिल्म आई थी बाहुबली पार्ट 1, पूरा देश इसी सोच में था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मार दिया। तो बोला भाई तू ये बता दे और छुट्टी चला जा। बोला जी जवाब दे दूंगा, छुट्टी मिलनी चाहिए। बोला बिल्कुल मिलेगी। बोला नाराज नहीं होंगे, पहले वादा करो। बोला नहीं होऊंगा। बोला कटप्पा छुट्टी मांग रहा था बाहुबली से। एक बार ताली वाली बजा दीजिए ठीक से। अब मेरे को हूं करनी तो आती नहीं है। कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह चला गया साहब के पास। कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह चला गया साहब के पास। बोला साहब कल ही आइए घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब तक साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल भी इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब रामफल भी कम नहीं था कलाकार, सुबह होने तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। पट्टे ने शाम होते होते कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। अब टैंक देखकर साहब हो गए हैरान। बोले भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान, जहाँ दिन के उजाले में भी बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं भरते हुए परवाज, न ही चली कोई गोली और न ही सुनी बम की आवाज, और तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तान का पूरा एक टैंक उठा लाया। क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? बोला क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है।
साहब बोले क्या बकवास करते हो, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। तो रामपाल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोला पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी और हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। बोला आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना दर्द चुकाया। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल। बोले रामफल दुश्मनों से मिली भगत का तुमको बिल्कुल नहीं मलाल। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी, और यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे।